चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होता है, जो करंट होता है ना उसका मैग्नीट्यूड तो कंटिन्यूसली चेंज होता है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन होती है ना पीरियोडिकली चेंज होती है। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है देखना। ठीक है, जैसे कि करंट की जो वैल्यू है ना अभी 0 एम्पियर है। ठीक है, करंट की जो वैल्यू अब इधर बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इधर कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद 20 एम्पियर। ठीक है, देखो जो करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, यहाँ 10 एम्पियर 20 एम्पियर, पर इन दोनों के बीच में भी वैल्यू चेंज हो रही होगी यहाँ पे। ठीक है, कंटिन्यूसली करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू डिस्क्रीट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये बस मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे 10 एम्पियर है, फिर यहाँ पे 0 एम्पियर, यहाँ पे 10 एम्पियर है, यहाँ पे 20 एम्पियर है। ठीक है, फिर उसके बाद 30 एम्पियर, मतलब ना करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट को समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, 30 एम्पियर के बाद कितना हो जाएगा, 40 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो करंट है ना, मान ले तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 40 एम्पियर है। ठीक है, इसके बाद जो करंट है ना वो डिक्रीज होना शुरू होएगा। इसका मतलब जो करंट की डायरेक्शन है ना वो तो यही रहने वाली है, लेकिन जो करंट है ना अब वो क्या होएगा, डिक्रीज होएगा यहाँ पे। ठीक है, डिक्रीज होने का मतलब है कि करंट अब घटेगा। ठीक है, तो मतलब करंट की वैल्यू कितनी थी, 40 थी, 40 के बाद कितनी हो जाएगी, 30, 30 के बाद कितनी हो जाएगी, 20, 20 के बाद कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, मतलब है तो इसी डायरेक्शन में करंट, पर इस डायरेक्शन में करंट की जो वैल्यू है ना वो 40 से अब कम हो रही है, 30 हो रही है, 20 हो रही है, 10 हो रही है। 10 के बाद कितनी हो जाएगी, 0। 0 पे जैसी करंट की वैल्यू पहुंचेगी, ठीक है, उसके बाद ना करंट अब नेगेटिव में जाना शुरू करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में करंट की वैल्यू जाएगी अब। ठीक है, इसका मतलब -10 एम्पियर। ठीक है, इधर कितना जाएगा, -20 एम्पियर, इधर कितना जाएगा, -30 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद इधर कितना जाएगा, -40 एम्पियर। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, -40 इधर वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, उसके बाद अब इधर करंट की वैल्यू घटेगी, -30, -20, -10। ठीक है, उसके बाद 0 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद सेम यही पैटर्न रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि करंट की जो वैल्यू है ना वो किसी भी पॉइंट में सेम नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है। करंट की वैल्यू तो हर पॉइंट में क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज हो रही है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 0 से जब 40 एम्पेयर में हम लोग गए हैं तो वहाँ पे करंट की डायरेक्शन तो यही है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग 40 से 0 पे गए, करंट की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन इधर जो करंट की डायरेक्शन है वो घट रही है। ठीक है, तो मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है देखना, जब हम लोग करंट की वैल्यू को इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे थे, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन तो वही है यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्शन वही है, लेकिन जो करंट की वैल्यू है ना वो हर पॉइंट में चेंज हो रही है, करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा करंट जिसकी जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी, मतलब जो मैग्नीट्यूड है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज होगी। डायरेक्शन बोलने का मतलब क्या है, पहले इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा था, उसके बाद ना कुछ टाइम बाद इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, लेकिन वो कंटिन्यूसली नहीं है। ठीक है, वो एक टाइम पीरियड के बाद है। ठीक है, पहले तो करंट की डायरेक्शन यही है। ठीक है, 0 से 10 में भी यही है, 10 से 20 में भी यही है, 20 से 30 में भी वही है, 30 से 40 में भी वही है। ठीक है, जब हम लोग ना 40 से कम कर रहे थे करंट की वैल्यू कम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड कम कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन वही है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि ना ये मान के चलते, जैसे ये पेन है, इस पेन को कोई ना इस डायरेक्शन में खींच रहा है। ठीक है, पहले 10 न्यूटन की फोर्स से खींचा, फिर 20 न्यूटन की फोर्स से, फिर 30 न्यूटन की फोर्स से, फिर 40 न्यूटन की फोर्स से। अब ना क्या कर रहा है, वो कम कर रहा है, 40 मैक्सिमम है, अब वो क्या कर रहा है, इसी डायरेक्शन में खींच रहा है, लेकिन 30 न्यूटन के फोर्स से खींच रहा है, 30 से, फिर 20 से, फिर 10 से। ठीक है, फिर जैसे 0 पे पहुंच जाएगा ना यहाँ पे, अब इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन से खींचना शुरू होगा। इस वाले डायरेक्शन में 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, ठीक है, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 40 मैक्सिमम है, तो 40 के बाद अब रिवर्स जाएगा, 30, 20, 10, 0। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब ना हम लोग 10 से 40 में गए हैं और 40 से 0 में गए, डायरेक्शन करंट की वही है। ठीक है, बस इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे 0 पे पहुँचे, रिवर्स से जब हम लोग 0 पे गए हैं, तो उसके बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई अब। ठीक है, तो ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसका जो मैग्नीट्यूड है ना, वैल्यू तो हर पॉइंट में चेंज हो रही है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो एक पीरियोडिकली चेंज हो रही है। ठीक है, तो देखो, तो ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली बट डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली इज नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। इट इज गिवन बाय, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना, ये उसका ग्राफ है। देखो, ये टाइम पीरियड चल रहा है इधर, ठीक है, और इधर क्या चल रहा है, करंट चल रहा है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ते रहेगा ना, वैसे वैसे करंट की वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीज होते रहेगी। ठीक है,
लेकिन ना जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा करंट, उसके बाद करंट की वैल्यू घटेगी। करंट की वैल्यू घटने के लिए जब डिक्रीज हो जाएगी करंट की वैल्यू 0 पे, तो उसके बाद रिवर्स डायरेक्शन आएगी, नेगेटिव में जाएगी, ठीक है। तो रिवर्स डायरेक्शन में भी जब मैक्सिमम हो जाएगा तो रिवर्स में भी घटेगा, ठीक है। जब रिवर्स में 0 आ जाएगा तो फिर उसके बाद वही पॉजिटिव वाली डायरेक्शन, वहाँ पर भी जब मैक्सिमम हो जाएगा उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये है मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ना इसको अगर ये जो हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ होगा इसके लिए अगर हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो इस ग्राफ की जो इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है, ठीक है। तो ऐसा वाला जो ग्राफ होता है ना उसकी इक्वेशन होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये वाला ग्राफ किसका, साइन का ग्राफ है, ठीक है। जो साइन थीटा होता है ये उसका ग्राफ है, ठीक है। तो इसका मतलब जो करंट के लिए हम लोग ग्राफ बनाएंगे ना यहाँ पे, वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहाँ पे जो ओमेगा टी है वो एंगल है, ठीक है। आई नॉट क्या है यहाँ पे, आई नॉट है करंट की मैक्सिमम वैल्यू, ये है आई नॉट, ये आई नॉट है यहाँ पे, ठीक है। तो आई नॉट क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, ठीक है। अगर उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे जब एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है, एक सर्किट कंप्लीट होने का मतलब क्या होता है कि जब पॉजिटिव डायरेक्शन में भी 0 पे पहुंच जाएगा और जब नेगेटिव डायरेक्शन का भी 0 पे पहुंच जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, या एक सर्किट कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। जब 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, पॉजिटिव का हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले करंट की वैल्यू इंक्रीज करी, मैक्सिमम पहुंची, उसके बाद रिवर्स पे 0 पे गई। अभी नेगेटिव का नहीं आया ना, अब नेगेटिव पे जाएगी, नेगेटिव में जब इंक्रीज हो जाएगी मैक्सिमम पे पहुंच जाएगी, उसके बाद घटना शुरू हो जाएगी, फिर 0 पे पहुंच जाएगी। पॉजिटिव एंड नेगेटिव का एक दोनों साइकिल को प्लस करके हम लोग बोलते हैं कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, उसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे कितना टाइम होगा, कैपिटल टी। लेकिन आधा टाइम होगा ना यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटल टी बाय 2, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ में। जैसे ऑल्टरनेटिंग करंट था सेम वैसे ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे करंट था यहाँ पे ईएमएफ आ जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई नॉट हो जाएगी। तो इसके लिए जो ग्राफ होगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इन जनरल वोल्टेज इन इंडिया इज गिवन एज 220 वोल्ट 50 हर्ट्स, ठीक है। इंडिया में जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है वो कितना होता है, इंडिया का जो वोल्टेज होता है जनरल वोल्टेज होता है वो कितना होता है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, ठीक है। जबकि जो यूएसए में होता है वो कितना होता है 110 वोल्ट और 60 हर्ट्स उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट में। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है, ऐसा करंट होता है, करंट इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में टाइम है, ठीक है। जहाँ पे जो करंट है ना उसकी वैल्यू, ठीक है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन एकदम कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट या स्टेडी करंट बोलते हैं उसको, ठीक है। जो डायरेक्ट करंट होते हैं, स्टेडी करंट होता है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो टाइम पीरियड देखना क्या होगा इसके लिए, टाइम पीरियड क्या होगा 1/f, ठीक है। जो टी होता है ना टाइम पीरियड वो इक्वल होता है 1 फ्रीक्वेंसी के। अब फ्रीक्वेंसी तो 0 है, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट करंट होता है उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है, और टाइम पीरियड कितना होता है उसके लिए इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो उसके बाद अब है एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है ना उसकी वैल्यू तो चेंज हो रही थी, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था उसका चेंज हो रहा था हर पॉइंट में, ठीक है। तो अब हम ना उसका एवरेज निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जो एवरेज होता है ना वो हमेशा हम हाफ साइकिल का निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि ये था ना हमारे पास, ये साइकिल थी, ठीक है, ऐसे जा रही थी साइकिल, ठीक है। तो ना हम फुल साइकिल का, ये पॉजिटिव होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है, ये डायरेक्शन कैसी होती है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन कैसी होती है नेगेटिव, ठीक है। तो फुल साइकिल का हम लोग कभी भी एवरेज नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि देखो इसको और इसको अगर हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब जो मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू वो तो 0 आ जाएगी फुल साइकिल के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ना हम लोग हाफ साइकिल के लिए निकालते हैं हमेशा, ठीक है। तो हम लोग ना जो डेरिवेशन करेंगे मीन वैल्यू का एवरेज वैल्यू का वो हाफ साइकिल के लिए करेंगे, फुल साइकिल के लिए नहीं कर सकते क्योंकि आंसर 0 आ जाएगा फिर, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ स्टेडी करंट विच वुड जनरेट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज एज जनरेटेड बाय द ऑल्टरनेटिंग करंट इन द सेम सर्किट फॉर हाफ टाइम पीरियड, ठीक है। तो देखो हम लोग ना हमेशा हाफ टाइम के लिए ही निकालेंगे एवरेज वैल्यू, ठीक है, क्योंकि देखो फुल टाइम के लिए तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हाफ टाइम के लिए जितना ऑल्टरनेटिंग करंट ने
चार्ज जनरेट किया होगा, अगर उतना ही चार्ज जनरेट किया है स्टेडी करंट ने, तो इसका मतलब जो स्टेडी करंट की वैल्यू होगी ना, वही ऑल्टरनेटिंग करंट की क्या हो जाएगी, एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि अगर हाफ टाइम पीरियड के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो चार्ज था वो, और एक स्टेडी करंट है उसके लिए चार्ज की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब वो जो स्टेडी करंट की वैल्यू है ना, वही इसकी क्या हो जाएगी, ऑल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलो तो हम लेट करते हैं, लेट डी क्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। डी क्यू क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम डी टी। तो डी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आई डी टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको पता है आई किसके इक्वल होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो आई की जगह में हम क्या रखेंगे, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो डी क्यू क्या आ जाएगा उसके बाद, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। देखो जो डी क्यू है ना, यानी कि हमारे पास जो छोटे अमाउंट का चार्ज है वो हमको पता चल गया। ठीक है, डी टी टाइम में कितना चार्ज जनरेट होगा वो हमको पता चल गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अब हमको ये पता करना है कि टोटल जो टाइम हाफ टाइम पीरियड था उसमें कितना चार्ज जनरेट होगा। हाफ टाइम पीरियड मतलब कैपिटल टी बाई टू। ठीक है, अब हम दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, डी क्यू की लिमिट तो 0 से टी जाएगी। इधर देखना जिसके आगे डी रहता है ना उसकी लिमिट लगती है हमेशा। ठीक है, डी के आगे क्या, टी यानी कि टाइम, टाइम की लिमिट 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पे ख़त्म करेंगे, टी बाई टू। ठीक है, यानी कि हाफ टाइम पीरियड, फुल टाइम पीरियड नहीं, हाफ टाइम पीरियड पे, क्योंकि फुल टाइम के लिए इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो हाफ टाइम के लिए करेंगे। चलो उसके बाद इंटीग्रेशन, आई नॉट तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, उसके बाद देखना साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, लेकिन ना जो यहाँ पे इसके साथ होता है, टी के साथ होता है, ठीक है, वो डिवाइड में नीचे आ जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले ना साइन ओमेगा टी का, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। ठीक है, तो माइनस कॉस ओमेगा टी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे जो डी टी है ना, तो हम तो डी टी के लिए कर रहे थे इंटीग्रेशन, ओमेगा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ओमेगा को एज अ कांस्टेंट हम लोग लेके जाएंगे, जो यहाँ पे एंगल के साथ मल्टीप्लाई में होता है वो हमेशा डिवाइड में आ जाता है। ये इंटीग्रेशन के रूल्स है। ठीक है, उसके बाद लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से टी बाई टू तक है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, माइनस को भी बाहर ले लेंगे, तो माइनस का आई नॉट बाय ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, टी की जगह में कैपिटल टी बाई टू रखेंगे, उसके बाद टी की जगह में 0 रखेंगे। अगर हम टी की जगह में कैपिटल टी बाई टू रखेंगे, ओमेगा का मतलब क्या होता है, 2 पाई बाई टी। ठीक है, जो ओमेगा होता है ना, इसको हम लोग 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, 2 पाई बाई टी क्यों लिखते हैं ओमेगा को, देखो अगर ना ये एक सर्किट है, इसमें पूरा एक राउंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये एक राउंड कंप्लीट हुआ है, तो एक राउंड कंप्लीट हुआ है तो कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड बोलते हैं ना, कि एक राउंड कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी में कितना टाइम लगेगा, कैपिटल टी लगेगा, इसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, जब ये एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो एंगुलर जो डिस्टेंस होगी या डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे ख़त्म किया, तो यहाँ से ये जो पूरा एंगल होगा ये ट्रैवल होगा यहाँ पे, तो ये जो पूरा एंगल होगा ना ये कितना होगा, 2 पाई होगा। तो डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, तो 2 पाई बाय टी क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस पाई आ जाएगा। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, -1 यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 आई नॉट बाय ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब जो चार्ज जनरेट हो रहा था ना वो कितना हो जाएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो चार्ज जनरेट हो रहा था वो क्या हो जाएगा, 2 आई नॉट बाय ओमेगा। उसके बाद लेट करते हैं आई एम बी द वैल्यू ऑफ मीन करंट। आई एम लेट कर लेते हैं कि मीन करंट की वैल्यू है। ठीक है, करंट की वैल्यू क्या होती है, चार्ज बाय टाइम ना, तो चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू ए सी डिवाइड में क्या हो जाएगा, कैपिटल टी बाई टू हो जाएगा। ठीक है, हमको पता है ए सी, क्यू ए सी की वैल्यू कितनी है, ये रही 2 आई नॉट बाय ओमेगा है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम लोग। ठीक है, तो उसके बाद देखना टी से टी कैंसिल हो जाएगा, जो ओमेगा है इसकी जगह में वही 2 पाई बाय टी रखेंगे हम लोग। ठीक है, टी ऊपर चले जाएगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 4 से ही 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आई एम यानी कि मीन वैल्यू करंट की वैल्यू होगी 2 आई नॉट बाय पाई। पाई की वैल्यू अगर हम लोग 3.14 पुट करेंगे तो इनको डिवाइड करने के बाद जो आई एम होगा इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो मीन वैल्यू होती है ना,
इज इक्वल टू 63% ऑफ आई नॉट। आई नॉट का मतलब क्या होता है, जो उसकी पीक वैल्यू होती है करंट की, ठीक है। पीक वैल्यू करंट की होने का मतलब है जैसे कि ये एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, और ये इसकी पीक वैल्यू है, यानी कि ये क्या आई नॉट है, ठीक है। तो इसका 63% क्या हो जाएगा, इसके लिए मीन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मीन का मतलब होता है एवरेज, एवरेज कितनी वैल्यू होगी, क्योंकि देखो करंट की वैल्यू फिक्स है नहीं ना यहाँ पे, तो एवरेज निकालना पड़ेगा। और हम सिर्फ हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, इसको फुल साइकिल बोलते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको फुल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये फुल साइकिल हो जाएगा। पर फुल साइकिल के लिए हम लोग एवरेज वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि आंसर जीरो आएगा। ऊपर का पॉजिटिव लेके जाएंगे, नीचे का नेगेटिव, तो आंसर तो जीरो आ जाएगा ना। इसीलिए या तो इसके लिए करेंगे एवरेज, या इसके लिए करेंगे एवरेज, किसी एक के लिए करेंगे, तब आंसर जीरो नहीं आएगा, ठीक है। तो जो मीन वैल्यू होगी एवरेज वैल्यू की इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट, यानी कि आई एम इज इक्वल टू 63% ऑफ आई नॉट, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऑफ ए सी, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए जो एवरेज वैल्यू होगी फुल साइकिल के लिए, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। सेम यही डेरिवेशन पूरा सेम यही है, हम लोग अब ईएमएफ के लिए करेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ हो जाएगा, ठीक है। It is defined as that value of steady EMF which would generate same amount of charge। देखो जहाँ पे करंट था ना उसकी जगह बस EMF कर दिया, बाकी डेफिनेशन वही है सेम, ठीक है। तो इसका मतलब जो स्टेडी EMF होगा, स्टेडी EMF किसे बोलते हैं, जिस EMF की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ये स्टेडी EMF की वैल्यू है, ठीक है। स्टेडी EMF की वो वैल्यू जो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज को जनरेट कर रही है, ठीक है, जितना ऑल्टरनेटिंग जो ईएमएफ था वो हाफ साइकिल के लिए जनरेट कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब जो इस ईएमएफ की वैल्यू हो जाएगी वो मीन ईएमएफ हो जाएगा, किसके लिए, इस ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ के लिए, ठीक है। मतलब मान के चलते ये वो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये हाफ साइकिल है, हाफ साइकिल में इसने जितना भी चार्ज जनरेट किया है ना उतना इसने भी जनरेट कर दिया चार्ज। इसका मतलब जो ये इसकी वैल्यू, इस ईएमएफ की वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना वही इसके लिए क्या हो जाएगी, मेन वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। चलो उसके बाद देखो सेम वही डेरिवेशन है पूरा। लेट डी क्यू विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज इन स्मॉल टाइम डी टी। स्मॉल टाइम डी टी में कितना चार्ज जनरेट हो रहा है, डी क्यू, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई डी टी हो जाएगी। आई की जगह में क्या रख सकते हैं हम लोग, ई बाय आर रख सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। देखो ओम्स लॉ से क्या होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है ना, ठीक है। आई को क्या लिख सकते हैं, वी बाय आर, वी यानी कि ई एम एफ, यहाँ पे ई लिख दिया हमने, ठीक है। चलो ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई नॉट साइन ओमेगा टी ना, जैसे आई की जगह में यहाँ पे इस आई की जगह में हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट करा था जब हमने करंट के लिए मीन वैल्यू निकाली थी। यहाँ पे देखो हमें ईएमएफ के लिए निकालनी है ना मीन वैल्यू, तो आई की जगह में पहले हमें ई बाय आर पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो ईएमएफ के लिए अगर तुम्हें मीन वैल्यू निकालनी है तो ईएमएफ तो आना ही चाहिए ना वहाँ पे, ठीक है। हमें सिर्फ करंट, पिछले जो डेरिवेशन था उसमें करंट की मीन वैल्यू चाहिए थी, तो हमने आई की जगह में आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट करा, लेकिन यहाँ पे ईएमएफ चाहिए हमको, ठीक है। तो ई की जगह में क्या रखेंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये ई नॉट साइन ओमेगा टी वैल्यू पुट करने के बाद अब इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन में ई नॉट और आर कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, साइन ओमेगा टी का। फिर उसके बाद ये वाला डेरिवेशन पूरा सेम वैसे ही जैसे पहले किया था हम लोगों ने, ठीक है। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा को हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि वो तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद टी की जगह में टी बाई टू रखेंगे, फिर टी की जगह में जीरो रखेंगे, ठीक है। अंदर कितना आंसर आ रहा था हमारा, कॉस पाई की वैल्यू -1 माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे बाहर आके प्लस का 2 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेट ई एम बी द मीन वैल्यू ऑफ ई एम एफ। उसके बाद लेट करते हैं जो ई एम है ना वो मीन वैल्यू है ई एम एफ की, ठीक है। तो क्यू ए सी इज इक्वल टू आई इंटू टी बाई टी होता है। आई की जगह में अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, ई एम डिवाइड में क्या आएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आई की वैल्यू वही तो होती है, वी बाय आर होती है ना, वी को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ई एम लिख रहे हैं, तो ई एम बाय आर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्यू ए सी की जगह में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे जो हमने पीछे निकाली थी, ई एम आर इंटू टी बाई टू किसके इक्वल होगा, 2 ई नॉट डिवाइडेड बाय आर ओमेगा के, आर से आर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ई एम इक्वल होगा 4 ई नॉट इंटू टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा। देखो जो ओमेगा है ना इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 बाई टी लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब जो ई एम है ना इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 ई नॉट बाई पाई। सेम ऐसे हमारे पास आई एम की वैल्यू भी आ रही थी, इज इक्वल टू 2 आई नॉट बाई पाई, ठीक है। सेम वही वाला डेरिवेशन है, आंसर भी सेम आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ई एम जो होगा 63% ऑफ ई नॉट होगा।